क्लास में जो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े थे ना, तो सबसे पहले क्या उस पर एक क्वेश्चन हो जाए, एक दो क्वेश्चन देख, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तो कैसे होगा। इसने बोला है ए बैग कंटेन 20 बॉल, ठीक है ना, ऑफ विच 8 आर रेड एंड 12 आर ब्लू। 3 balls are taken out one by one without replacement. Find the probability that the first, second are blue and third is red. कैसे किया जाए? यानी कि पहला क्या होना चाहिए भाई? ब्लू होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए, फिर रेड होना चाहिए, यही बोला है ना। और बैग में क्या है? 20 बॉल है, 20 में से 8 जो है वो आपका रेड है, और ठीक है 12 क्या है आपका? ब्लू है। ओके, क्या आएगा आंसर इसका? अगर पहला ब्लू हो तो उसके लिए क्या लिखोगे? पहला ब्लू आए, क्या इसके लिए 12 बाय 20, ठीक है। दूसरा ब्लू आए तो क्या ये 11/19, और थर्ड रेड आए उसके लिए 18, यही होगा आंसर इसका। खत्म, स्टेप वाइज काम कर रहे हैं, यही होगा। इसके लिए क्या कोई थ्योरी याद करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो बोला है देयर आर 10 कार्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ दीज हैव आई एंड अदर 5 हैव टी, ठीक है ना, प्रिंटेड ऑन देम। बोला है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर कीप इन सेम ऑर्डर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द वर्ड IIT क्या होगा? बी ऑप्शन, IIT आना चाहिए। ओके, तो पहला आई उसके लिए क्या बताओगे? 5/10, ठीक है। सेकेंड आई उसके लिए क्या आ जाएगा? 4/9, और थर्ड कार्ड टी आए उसके लिए 5/8। क्या इसको सॉल्व कर लिया जाए? ये 2 हो गया, ओके, और यहाँ पे 2 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो 5/36, और कुछ कट नहीं रहा है, तो कौन सा आंसर होगा भाई? बी होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लोगे, हो जाएगा? हाँ चलेगा, ठीक है। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक तो है ना? तो उसमें तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जितना पार्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तक आपको कर लेना है, ओके। और जो भी डाउट हो आप भेज सकते हो, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, ओके। चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताइए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको कहेंगे? डेफिनेशन तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, मतलब एक का होने ना होने से क्या दूसरे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। अगर ऐसा हो तो क्या उन दोनों इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे? बताइए। जैसे कोई बच्चा डाइस रोल कर रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? टॉस कर रहा है, तो सोचो डाइस पे कुछ भी आया आउटकम, क्या उससे टॉस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं अपन? इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, ओके। यानी कि एक इवेंट के होने ना होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर ऐसा है तो उसको अपन इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। क्लियर है? तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सोचो, बोला है जो ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सोचना और बताना, अगर P A/B बोलूं तो ये किसके इक्वल होगा?
सोचो इसका मतलब क्या होता है, जो बी एक इवेंट है जो हो चुका है, तो ए का प्रोबेबिलिटी, यही करते थे ना आप। तो सोचो अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो ए को कोई मतलब है बी से, तुम हो ना हो उसे कोई मतलब होगा? नहीं होगा। तो क्या इसको बोल सकते हो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा? ऐसा समझ में आ रही है बातें? हाँ, अच्छे से आराम से समझना है, ठीक है ना, पूरा गेम समझने का ही है इस चैप्टर में। अब सोचो अगर मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो सोचो अगर ए एक इवेंट हो गया है तो बी को कोई फर्क पड़ रहा है अगर इंडिपेंडेंट है तो? नहीं। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। ओके, अब सोचो यहाँ से हम लोग क्या कंडीशन निकाल सकते हैं क्या? इसके लिए आप क्या लिखते थे? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते थे, इक्वल्स टू क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इधर क्या लिख लोगे? क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा बोलोगे? क्या यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ से भी सेम रिलेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब तुम एक बात बोल सकते हो, जो अगर हमें चेक करना हो जो क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो क्या हमें इस वाले कंडीशन से चेक करें? जो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा, तो यानी कि ए और बी जो होगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? यस सर। ऐसा बोलोगे। यानी कि अगर हमें दो इवेंट को चेक करना होगा जो अगर ये इंडिपेंडेंट है, तो क्या ये कंडीशन अप्लाई करोगे? याद हो गया सबको? बताओ, क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। चलेगा, ठीक है। तो यही सेम बातें लिखा हुआ है, जो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो अपन बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसे ही तीन इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? अगर तीन इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो क्या अपन लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। याद रखोगे? यस। याद रखोगे, चलेगा, ठीक है। अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोला है तो क्या कर सकते हैं? यहीं पे एक नोट लिख लेते हैं। अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा उसका मतलब क्या होगा? अगर तीन इवेंट के बारे में बोल दिया है जो ए बी सी जो है वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा उसका मतलब तो ये नहीं कहा है ना जो तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा बोला है? नहीं बोला है, बोला है पेयर वाइज होगा। तो पेयर वाइज जब भी बोलेगा तो हमें क्या ए इंटरसेक्शन बी चेक करना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चेक करना चाहिए और C इंटरसेक्शन A चेक करना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा? A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C के इक्वल होगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल होगा। क्लियर है? बताइए, चलेगा? तो अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के बारे में बोला जाए, तीन इवेंट जो है वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, उसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई करना है अपने को। क्लियर है? यस। हाँ, चलेगा। तो अगर सोचो ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा? यस। होगा। और ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा? बिल्कुल होगा। मतलब किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी तो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए ना। यानी कि दोनों ना हो तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा, दोनों हो रहा है अगर वो इंडिपेंडेंट है, दोनों ना हो तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा। क्या ऐसा बोलोगे आप? हाँ ना बोलो। अच्छा,
तो यहाँ से आप कह सकते हो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बोले यानी कि हमें चेक करना है, हमें ये बताना है जो देखो ये भी इंडिपेंडेंट है, तो क्या कंडीशन अपन बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के ना होना वो भी इंडिपेंडेंट होगा, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. ठीक है। अगर तुम्हें इसको प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो कर सकते हो क्या? अगर मैं तुमसे बोलूँ चलो प्रूफ करके दिखाओ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करके बताओ, क्या कर सकते हो आप? Yes. कर सकते हो, कैसे करोगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के। अच्छा, क्या आप एक बात तो बोल सकते हो जो यार इसको किसके इक्वल लिख सकते? सही सोचे हो तुम। क्या इसको उल्ट पलटना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला ऐसा लिख सकते हो, और इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोलोगे, ऐसा चलेगा जी? Yes. ठीक है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो क्या लिखा जा सकता है इसको, 1 माइनस यहाँ पे लिखोगे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी, हाँ ए इंटू बी आएगा, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, बहुत सही। तो 1 माइनस तुमने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, चलो ऐसा भी रहने दो, ठीक है ना। इसको तुमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये सबको क्लियर है, क्योंकि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। हाँ जी, तो जब ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन फाई क्यों नहीं आ रहा है, समझ में क्लियर नहीं। अच्छा इंडिपेंडेंट बोला है ना, ये थोड़ी बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब टॉस करना टेल और हेड, वो क्या है, टेल और हेड ये जो दो इवेंट है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, ऐसा है। हाँ तो ये इंडिपेंडेंट वाली बातें अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली बातें अलग है, ठीक है ना, ऐसा। तो अब सोचो ये किसके इक्वल बोलोगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ना बोलो, चलेगा? तो यहाँ से आया आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्लियर है? अब देखो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लोगे तो क्या आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा, ऐसा। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया, ऐसा। और इसको क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ। यहाँ से तुम यहाँ पे पहुँच गए, बताओ चलेगा? Yes. चलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ तो, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, कैसे होगा। कल तुम लोग की क्लास तो नहीं है ना इवनिंग में? फिजिक्स के कितने बजे से? 4 से। अच्छा, तो सेकंड क्लास मैथ्स की होगी, ठीक है ना। कल हम लोग प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 2 टेस्ट है कल। अच्छा कल टेस्ट है क्या? यस सर। अच्छा तो टेस्ट है तो टेस्ट इवनिंग में थोड़ा ना होगा, 6 to। अच्छा तो वो तो ठीक है, उसके बाद दे लेना, हम लोग 6 to 8 कर लेंगे। सीटी भी देना है। अच्छा ठीक है, देंगे, टेस्ट भी देंगे। तो कल क्लास किसकी?
अच्छा, तो पंकज सर की कितने में से 4 से 6 है ना? हाँ, तो 6 बजे के बाद रखेंगे। 6 to 8 अपनी क्लास होगी मैथ्स की। कल छुट्टी नहीं रहेगी? क्या चीज़? कुछ नहीं। कल छुट्टी नहीं है, सैटरडे को छुट्टी है ना आप लोगों को? सैटरडे को मस्ती करना आप। जिन भी तो क्लास है। हाँ, तो सबकी नहीं है ना। तो ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, पढ़ लो, थोड़ा लास्ट चल रहा है ना, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, ये एक अच्छी बात होगी। तो A and B be two events such that probability of A equals to 0.3, A union B 0.8, A and B क्या बोला है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो क्या यहाँ पे हमें ये जो फाइंड करना है, इसके लिए क्या करें? सर हम लोग पी ए यूनियन बी को पी ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा, A यूनियन B को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा लिख। अच्छा, इसका वैल्यू दे रखा है 0.8, A का वैल्यू दे रखा है 0.3, हमें ये नहीं पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो 0.3 है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम लोग? तो ये आ गया 0.5, और यहाँ से 1 माइनस करोगे तो क्या ये 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ B आएगा क्या? तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 5/7 आएगा। बताओ। यस सर। तो कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है? बी आ। क्लियर है सबको? चलेगा जी? ठीक है, इसको सॉल्व करो तो। यही सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ, इसको सॉल्व करो तो। यहाँ से देखो क्या क्या दे रखा है। जो ए बी बोला है 2 इवेंट्स, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। ए आ रहा है? अच्छा जी, ठीक है। और किसी का आंसर आया? और किसी का आंसर आया? आरुणी? अद्वैत, क्लास में हो तुम? सर ए आ रहा है। ए आ रहा है? ये आ रहा है। अच्छा, कुशाग्र है? बी आ। सर मेरा बी आ रहा है। तुम्हारा बी आ रहा है। इक्वली लाइकली का मतलब समझती हो? इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना, ऐसा आ रहा है क्या? और बोला है नॉट इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देख लो। सर ए आ रहा है। अच्छा, ए आ रहा है। इंडिपेंडेंट हुए तो अगर इक्वली लाइकली हुए तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा? ऐसा जरूरी थोड़ी ना। तो इस क्वेश्चन के अच्छा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हो। अच्छा, चलो अब सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता सकता हूँ? क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा? और क्या ये 1 माइनस 1/4 क्या ये 3/4 के इक्वल होगा? ऐसा? ठीक है। उसके बाद तुम सोचो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या बताओगे? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए कौन सा थ्योरम यूज़ करें? डी मॉर्गन थ्योरम। यस यस।
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, ये बच्चा बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही बोल रहा है। क्या इसको लिख सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोल सकते हो? यस सर। ऐसा बोल सकते हो। इसका वैल्यू तो हमें दे रखा है 1/6 है, तो सोचो 1/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1/4 दे रखा है। तो अगर ये 1/4 है और ये 1/6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई? 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? 1/3। अगर ये ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो कंडीशन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए? चेक करोगे आप, बताओ। अगर ये चेक करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपका? 3/4 है, और ये 1/3 है। क्या ये वैल्यू 1/4 आया? और ए इंटरसेक्शन बी क्या वो 1/4 के इक्वल है? तो क्या इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं है, तो नॉट इक्वली लाइकली, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? हाँ, आराम से समझना है, ठीक है ना। अब जो भी चैप्टर आप पढ़े हो, ठीक है ना, वो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए उसको फिर बाद में रिवीजन करना पड़े, और उससे क्वेश्चन आए तो हमसे सॉल्व होना ही चाहिए। ठीक है, इसको करके दिखाओ। इसने बोला जो लेट x एंड y बी टू इवेंट्स सच दैट x by y equals to 1/2, और probability of y by x equals to 1/3, probability of x intersection y equals to 1/6. Which of the following is are correct? कैसे होगा? अच्छा, ए भी आ रहा है। चलो, प्रेरक का ए और बी आ रहा है, और किसी का? आरुणि का ए बी, और किसी का? ज्योति का ए आ रहा है। अच्छा जी, सर ए एंड बी तान्या, सर ए एंड बी अंशिका ए एंड बी, यस सर, ए एंड बी आ रहा है। आकाश। अच्छा, आदित्य बहादुर एन भी आ रहा है, और किसी से सॉल्व नहीं हुआ? भावेश। चलो, अद्वित तुमसे सॉल्व नहीं हुआ? हो गया। हो गया। चलो देखते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हमें जो दे रखा है इसके लिए क्या लिखोगे? ये जो x by y दे रखा है ये 1/2 है, क्या इसके लिए लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 फर्स्ट, और सेकेंड ये जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ y by x है क्या ये 1/3 है, इसको तुम बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटरसेक्शन x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये 1/6 दे रखा है, अगर ये 1/6 दे रखा है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y किसके इक्वल आएगा? 1/3 आएगा। यस 1/3 आएगा। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या लिख दोगे? क्या ये 1/3 इंटू 3/6 क्या ऐसा आएगा? यस तो ये 1/2 आ गया। ओके, दोनों आ गया।
अब सोचो हमें अगर इंडिपेंडेंट चेक करना है तो इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इंटरसेक्शन y जो है, क्या ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपका कितना है भाई 1/2, ये 1/3, क्या ये 1/6 के इक्वल आ रहा है, आ रहा है, तो यानी कि ये तो होगा इंडिपेंडेंट। अब सोचो पहला वाला कैसे चेक करें, ए ऑप्शन कैसे चेक करें, क्या ये x यूनियन y को आप क्या लिख दोगे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंडिपेंडेंट है यहाँ पे x, चलो x इंटरसेक्शन y दिया हुआ है वो भी लिख सकते हो, वही लिख लो x इंटरसेक्शन y। तो x कितना है भाई आपका 1/2, 1/3 और 1/6, तो ये तुम्हारा क्या 2/3 आ रहा है, चलेगा, चलेगा। और ये जो आपका डी ऑप्शन है उसको आपने चेक नहीं किया, अच्छा करा था, तो डी ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो क्या ये इंडिपेंडेंट ये भी होगा, तो ये क्या होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y बोलोगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कहाँ है भाई 1/2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या था आपका 1/3, तो ये 1/6 आएगा, ये 1/3 ही था ना, हाँ 1/3 था, तो ये बोल रहा है 1/3 के इक्वल आएगा, नहीं आ रहा है, तो क्या ये गलत है, बताओ। तो यहाँ से ये ऑप्शन और ये वाला इनकरेक्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको, सॉल्व हो भी रहा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन 4 टॉस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, इसने बोला जो एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम क्या होना चाहिए, 1 टेल आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 1 बिल्कुल, तो क्या अपन कह सकते हैं इसमें 1 माइनस नो कॉइन्स सोज टेल, ऐसा कह सकते हैं, कोई भी टेल ना आए, माइनस कर लें, ऐसा कर लेंगे। तो अगर टॉस कर रहे हो तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/2, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/2, और हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/2, और टेल ना आने का प्रोबेबिलिटी भी कितना 1/2, ऐसा बोले। तो अगर 4 बार टॉस कर रहे हैं तो उस पर टेल नहीं आना चाहिए, यानी कि आप क्या लिखोगे, टेल क्या ये सब इंडिपेंडेंट होगा क्या, क्या ये 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसा लिखोगे, तो ये कितना आ गया 1 माइनस कितना 4 टाइम्स कर रहे हो ना, कितना 16 आएगा, क्या ये तुम्हारा 15/16 आएगा आंसर, बताओ, यही लिखोगे ना, हाँ सही है। चलिए इसको कीजिए। तो ये जेईई एडवांस का है 2013 का। देखो 4 स्टूडेंट है, उसको एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। करेक्ट होने का, अच्छा करेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है पहले का 1/2 है, बी का जो है स्टूडेंट है ABCD, और सी जो है वो तुम्हारा 1/4 है, और डी जो है वो आ रहा है तुम्हारा 1/8। ओके, बोला है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट 1 ऑफ देम, कम से कम एक से तो करेक्टली सॉल्व हो जाए, उसके लिए क्या लिखोगे, क्या पुराना वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा, तो अपन लिख सकते हैं प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ऑल 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बोला है जो A अगर सॉल्व कर रहा है, मतलब ना सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्या ये 1/2 आएगा। B के ना सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
करेक्टली 1/4, ये सब समझ में आ रहा है ना। और C के लिए क्या लिख दोगे? डी आएगा। 3/4। और D के लिए क्या लिख दोगे? डी आएगा। D आ रहा है 7/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 7/8, क्या यही लिखेंगे? यस। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? D के इक्वल आ रहा है 250। ए आएगा। ए आएगा। कर लो आपस में तुम लोग, A लिख देता हूँ मैं, मेजॉरिटी है। समझ में आया? चलेगा ना? ये सब क्वेश्चन तो कर लोगे ना यार, हो जाएगा। यस। चलो इसको करके दिखाओ तो। बोला है लेट टू फेयर 6 फेस डाइस A and B be thrown simultaneously. If E1 is the event, the die A show up 4. ठीक है। E2 is the event that die B shows up 2. And E3 is the event that the sum of number on both dice is odd. Okay. तो अच्छा जी, मतलब दो डाइस आप रोल कर रहे हो, एक A है दूसरा B है। तो बोल रहा है जो इवेंट 1 क्या है, मैं बस लिख रहा हूँ, सॉल्व आप ही को करना है। इवेंट 1 में क्या होगा, मतलब E1 में क्या होगा? बोला है जो A पे क्या आएगा? 4 आ रहा है। तो सोचो अगर अपन A और B ऐसे देख रहे हैं, तो A पे अगर 4 आ रहा है तो क्या क्या बनेगा? क्या 4,1 आ रहा होगा? क्या 4,2 आ रहा होगा? क्या 4,3 आ रहा होगा? क्या 4,4 आ रहा होगा? 4,5 आ रहा होगा? 4,6 आ रहा होगा? क्या ये इवेंट 1 होगा क्या? ऐसा बताइए। यस। ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा? E2 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, उसने बोला है जो B पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्या ऐसा लिखोगे 1,2, 2,2, 3,2, 4,2 और ये हो जाएगा आपका 5,2, 6,2, ऐसा आ गया। ठीक है भाई। अच्छा B आ रहा है। और E3 जो है वो क्या आ रहा है? A और B का सम जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, नहीं? E3 जो बोला है जो A प्लस B इक्वल्स टू ऑड आना चाहिए। तो ऑड आने के लिए क्या क्या बताओगे? 1 के साथ क्या क्या ले सकते हैं अपन? 1 के साथ क्या क्या हो सकता है? 2 ले सकते हैं, ऐसा। और 1 के साथ और क्या ले सकते हो? 4। और 1 के साथ 6 ले सकते हो। क्या इसी को पलट भी सकते हैं हम लोग? 2 1 4 1 6 1। ठीक है। और 2 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 3 5। 1 3, देखो 1 तो हम लोग लिख चुके हैं, अब क्या लिख सकते हैं? 3 और 5। और ऐसे ही तुम बोल दोगे 3 2 और साथ में क्या हो जाएगा? 5 2, ऐसा चलेगा? हाँ। अब सोचो 3 के साथ क्या बताओगे? 3 के साथ 4 और 3 के साथ 6। और 4 के साथ हम लोग बोल सकते हैं जो 3 आ गया और 6 के साथ 3 आ गया। और बताओ यहाँ पे 3 ले लिए, 4 के साथ और कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है? 1 और 4 के साथ, अच्छा 4,1 हो चुका है क्या? हो चुका है। देखना है मतलब बात को क्लिक क्यों रहा है, और कोई भी कमेंट मिल जाएगा तो इंडिपेंडेंट नहीं। अभी इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं क्वेश्चन जो है, फिर दूसरे टाइप से भी करेंगे इसको। क्या ये इसके बाद और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है? 4 के साथ आपने बोला 1 आ गया, 4 के साथ और क्या हो सकता है? 3 वो आ गया, 4 के साथ 5 आ सकता है, वो है क्या कहीं? नहीं है। तो 4,5 आ जाएगा। और ऐसे ही बोल दोगे 5,4 भी आ जाएगा। ओके ठीक है। और इसके बाद बताओ
5 के साथ तुम्हारा कौन सा होना चाहिए? 2, 5,2 आ चुका है, और 5 के साथ क्या आ सकता है तुम्हारा? 6। तो 5,6 है क्या आपके पास? नहीं है, तो 5,6 तो 6,5 भी बोलोगे, ठीक है। और 6,1 है क्या? है। 6,3 है, 6,5 है, बस यही बनेगा, चलेगा क्या? अब सोचो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, मतलब E1 और E3 को अगर अपन चेक करेंगे ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? पहला ऑप्शन अगर अपन देखें तो अगर हम चेक कर रहे हैं तो अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो क्या ये E1 इंटरसेक्शन E3 जो है, क्या ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आएगा? ऐसा बोलोगे? बताओ, ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर अपन बात करें तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, क्या ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के बारे में बात करोगे तो कितना आएगा? ये काउंट करोगे तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 और ये 4 10 हो गया, और ये तुम्हारा कितना है? 8 है, 18/36, ऐसा बोलोगे? क्या ये 1/12 आ रहा है? Yes. 1/12 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग E1 इंटरसेक्शन E3 देखें तो E1 इंटरसेक्शन E3 क्या क्या होगा? E1 में देखो आप, जो यही वाला है, यानी कि फर्स्ट वाला 4 4 को किस में है? E1 इंटरसेक्शन E3, क्या 4 ये तो कॉमन आएगा, ये आपको पता चल रहा है, ऑड भी है दोनों का सम, क्या एक ये आएगा कॉमन और एक ये कॉमन आएगा? बताइए। यस सर। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? क्या 3/36 के इक्वल आएगा? क्या ये 1/12 आ रहा है? यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है क्या? पहला ऑप्शन करेक्ट है, हाँ। ये समझ में आया सबको? ठीक है, समझा देते हैं। देखो E3 में क्या है, जो सम तुम्हारा ऑड आना चाहिए, ठीक है ना, और E1 में क्या है, जो फर्स्ट प्लेस पे 4 आना चाहिए। तो सोचो ऐसा हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट प्लेस पे 4 आ जाए और ऑड आ जाए सम, तो क्या 1 2 3 यही तो इसमें कॉमन आएगा ना? बताइए, ऐसा होगा? ऐसा ही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन, मतलब ये बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी के बारे में बात करोगे तो ये अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या बोलोगे? क्या ये E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगा क्या? ऐसा। अब सोचो अगर तीनों में इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो तीनों का इंटरसेक्शन देखो तो यहाँ पे 5 आ रहा होगा क्या? अच्छा, नॉट, या ध्यान देखना यार, ये नॉट ट्रू बोला है, तो मतलब ये सही है लेकिन ये इसका आंसर का पार्ट नहीं होगा, समझे? ऐसा गलती नहीं करना, यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है, ओके। अगर हम तीनों में इंटरसेक्शन देखें तो क्या तीनों में इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 आ रहा होगा क्या? सोचो कैसे। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे E1 और E2 में, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा होगा? इसने बोला जो लास्ट प्लेस पे 2 आना चाहिए, तो क्या एक ये आ रहा होगा 4 2, बस एक यही इंटरसेक्शन आ रहा होगा, और ये इन दोनों का सम क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। इसमें तो बोला थर्ड वाले से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो भाई ऑड आ रहा है, उन दोनों का सम ऑड आ रहा है। तो क्या अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो? अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ यही एक दिखेगा ना कॉमन सा, कहाँ गया? 4 2 और यहाँ पे 4 2,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, चलेगा? Yes, sir. हाँ, लेकिन तुम देख रहे हो जो इन दोनों का जो सम है, यानी कि E1 E2 में इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो 4 2 आ रहा है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। लेकिन इसमें जो भी नंबर होगा, मतलब जो भी आउटकम है, क्या वो सब का सम ऑड ही तो है? यानी कि अगर E3 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या 5 मिलेगा अपने को? Yes, sir. 5 मिलेगा। तो यानी कि इधर वाला ये क्या 0 के इक्वल आ जाएगा और ये इसके इक्वल तो नहीं आ पाया, तो यानी कि ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला करेक्ट था। अब सोचो E1, अगर C ऑप्शन अपन चेक करें, ये आपका B ऑप्शन था, अगर C ऑप्शन चेक करें तो इसने बोला जो E1 और E2 क्या इंडिपेंडेंट है, तो क्या अपन बोल सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा, अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाए तो बात बन जाए। तो E1 का प्रोबेबिलिटी कितना है आपका? E1 का प्रोबेबिलिटी बताओ कितना है इसमें? 6 है, तो यानी कि ये 6/36 है और ये भी क्या 6/36 है क्या? Yes. ये भी है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लें, यानी कि यहाँ से क्या मिला आपको? ये 6 क्या ये 1/36 मिला? अगर तुम देख पा रहे होगे तो इन दोनों में जो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या सिर्फ एक ही आ रहा है? Yes, sir. एक ही आ रहा है। तो जब एक ही आ रहा है तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 1/36 के इक्वल आएगा ये वाला। बताओ, तो ये क्या सही है, क्या करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? तो चलो डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन में जो है ये बोला है जो E2 इंटरसेक्शन E3 अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आएगा? ऐसा ठीक है भाई। तो अगर हम E2 का प्रोबेबिलिटी देखें तो वो कितना आ रहा है? 6/36। अगर E3 का देखें तो क्या ये 18/36 आ रहा है? यानी कि यहाँ से 6 यहाँ से 2, ये 1/12 आना चाहिए, चलेगा? तो अब E2 इंटरसेक्शन E3 करोगे तो देखो तो क्या आ रहा है? E2 इंटरसेक्शन E3, इसमें अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ऐसा वाला ही पार्ट आएगा जो कि सम क्या हो रहा हो? ऑड हो रहा होगा। एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा और तीसरा ये आ रहा है। यही आ रहा होगा क्या? 3/36 आ रहा होगा, यानी कि 3/36 आ रहा होगा। तो 3/36 आ रहा होगा इसका, तो 3/36 तो यानी कि 1/12 है, यानी कि ये भी सही है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये आपसे क्या पूछा था? नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। समझ में आई बातें? यस। अच्छा, अब बताओ आरुनी क्या बोलना चाह रहे थे तुम? मतलब कुछ केसेस पूरा मैं कह रहा था कि पूरा आंसर उसका केस लिख रहे थे हम लोग लास्ट वाला। अगर कुछ कॉमन आ जाएगा तो हम लोग छोड़ दे, तो फिर वहाँ पे जैसे आरुनी बोलना चाह रहा है जो E3 जो इवेंट है इसने क्या बोला है? जो A प्लस B ये ऑड होना चाहिए, नहीं? इन दोनों का सम जो है ये ऑड होना चाहिए। तो ऑड कब हो सकता है? जब एक इवन हो जाए और दूसरा ऑड हो जाए, या फिर ये ऑड ये इवन हो जाए, ऐसा। तो हम लोग इसमें तो बता सकते थे ना जो E3 में कितना टोटल एलिमेंट्स आएगा, क्या आप ये बता सकते थे? मतलब हम थोड़ा स्टेप बचा सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है। तो अब सोचो ये दो टाइप का केस होगा। तो अगर पहला वाला इवन हो जाए तो इवन होने के लिए कितना है? 3। दूसरा वाला ऑड हो जाए वो भी 3। और दूसरे केस में यानी कि पहला वाला ऑड हो जाए दूसरा वाला भी ऑड आ जाए तो क्या टोटल 18 आएगा? यानी कि हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बोला जाए तो क्या मैं लिख सकता हूँ 18/36 यानी कि 1/2। ये बोलना चाह रही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, स्टेप बच जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ। अच्छा E1 E2 में, हाँ बिल्कुल उसमें तो दिख भी रहा है ना, E1 E2 तो ऐसे ही दिख रहा है अपने को, नहीं?
अब सोचो अगर हमें E1 बोला जाए तो E1 में पता है E1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6 होगा। चलो इसको दूसरे टाइप से कर लेते हैं। चलो फ्रेश क्वेश्चन है, हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये वाला हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बता दें कितना होगा? 6/36 यानी कि 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? 1/6। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ए ऑप्शन। तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करें। अच्छा तीनों का अगर तीसरे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हाँ 1/72 आ रही है, हाँ ऐसा मतलब उससे बड़ा चलता कोई ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता जो मतलब 36 आउटकम सर ऐसा तो नहीं कि आधा आउटकम उससे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। हाँ इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता है। हाँ तो ये टोटल तीनों इंडिपेंडेंट है तो जैसे इसके बारे में तुम देखना चाहोगे जो ये बी ऑप्शन जो है E1 E2 E3 इंडिपेंडेंट होगा, ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। हाँ क्योंकि इंटरसेक्शन 5 आएगा, मतलब इंटरसेक्शन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि 0 आ रहा है, उसको तो अपन ऐसे ही बता देंगे हाँ भाई ये तो इनकरेक्ट है। अब जैसे जो E1 E2 E3 के बारे में सोचे, तो E1 E3 के बारे में सोचे तो E1 के बारे में तो हमें पता है भाई, E1 के बारे में पता क्या है, जो एक पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और E3 बोल रहा है जो सम जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ऐसा क्या मिलेगा अपने को? 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यानी कि 3/36 आ जाएगा, यानी कि 1/12 आ रहा है। और इन दोनों का इंडिविजुअल हमें पता है, और अगर कर रहे हैं तो हाँ 1/12 आ रहा है, बता देंगे करेक्ट है। समझ में आ रही बात है? तो मतलब ये इसलिए बताया क्योंकि हम अगर डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं ना तो अभी सब मतलब आधी जनता कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। इस वाले मेथड से ना सबको क्लियर हो गया जो हाँ क्या क्या दिख रहा है, इसलिए बताएं। चलेगा? चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। तो ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, बोला है जो E एंड F बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे ही इंडिपेंडेंट बोलना है तो आपके मन में क्या ख्याल होना चाहिए? E इंटरसेक्शन F जो होगा, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगा। ओके, लेट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज 11/25। ठीक है, तो अगर अपन देखें वेन डायग्राम से तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये E है, ये F है। अगर बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स मतलब इस वाले रीजन के बारे में बात कर रहा है ये, बताओ क्या ये इस रीजन के बारे में बात कर रहा है? Yes, sir. इस रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो इस रीजन का प्रोबेबिलिटी अपने को कितना दे रखा है? 11/25। तो इस अगर इस रीजन के बारे में बात करोगे तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बोलोगे क्या? और इसको क्या बोल सकते हो? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ऐसा लिखोगे? बताओ, यही होगा ना? अच्छा ए आंसर बता रहे हो, मोर ए एंड डी आ रहा है। ओके, हाँ मोर देन वन करेक्ट होगा, Sir, A and D. ए एंड डी आ रहा है। गुड। तो ये जो 11/25 है ये किसके इक्वल है? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन 2 टाइम्स E इंटरसेक्शन F, ऐसा बोलोगे? बताओ, ऐसा लिख दें? लिख देते हैं। अब बोल रहा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/25। नन ऑफ देम कौन सा वाला? ये बाहर वाले रीजन के बारे में बात कर रहा है, Yes, sir. इस बाहर वाले रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हो? ना तो तुम्हारा E हो ना ही तुम्हारा F हो,
क्या इसके बारे में बोल रहा है ये? इसी को बोलोगे, ओके। तो ये तुम्हें गिवन है किसके इक्वल? 2/25 के इक्वल। अब बताओ हमें क्या करना है, ई एफ में रिलेशन लाना है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकते हो, इक्वल्स टू 2/25। क्या इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अगर करना हो तो क्या ये 1 - 2/25 बताओगे? क्या ये तुम्हारा 23/25 आएगा क्या? बोलो, ऐसा होगा। और इसके लिए फॉर्मूला भी तो तुम्हें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो है, यहाँ पे फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 23/25, ऐसा बोलोगे। अब चलो क्या किया जाए, क्या करोगे? इसके और इसके हेल्प से, अच्छा ये फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ। क्या दोनों को माइनस कर दें? अच्छा सर, अगर माइनस करेंगे तो ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? P इंटरसेक्शन F जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? F जो है वो तुम्हारा 23/25 माइनस 11/25 हो जाएगा। 23/25 माइनस 11/25, तो ये तुम्हारा आ गया 12/25। क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है। तो अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो? E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्या ये 12/25 आया? अच्छा, और हाँ, और सोचो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है, क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूँ किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सॉरी प्लस ना, E इंटरसेक्शन F, ऐसा लिख सकता हूँ मैं? यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F किसके इक्वल है? 23/25। और 23/25, और इंटरसेक्शन वाला किसके? 23/25, ओके। तो ये है तुम्हारा 23/25, और ये इंटरसेक्शन वाला क्या है भाई? 12/25। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? 35/25 आया, ऐसा होगा। अच्छा, तो ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारा? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? 7/5, ओके, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से क्या अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं? E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल्स टू 7/5 लगाओ। पहला ऑप्शन देखो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 7/5। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 12/5। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सम आ रहा है 3/5, यानी गलत है। सम आ रहा है 3/5, गलत है। और सम और प्रोडक्ट सही है। समझ में आई बातें? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो इसको सॉल्व करो तो। अभी किया। अच्छा, हो चुका है। ये वाला करो तो। क्या बारिश हो रही है क्या? तेज से हो रही है। अच्छा, तब तो अपन पढ़ेंगे जब तक बारिश होगी।
हो गया? समझ लो। अच्छा, ऑप्शन सी आ रहा है, देख लेंगे। और किसी सॉल्व हुआ? इनकम्प्लीट लग रहा है, हल्का लगा। अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। नहीं सर, आंसर नहीं, इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ रही है, आ सी है। अच्छा, आ सी रहा है। अच्छा, क्या क्या दे रखा है? ये ई सी का मतलब ई कॉम्प्लीमेंट है भाई। अच्छा, दे तो रखा है, जेई एडवांस सब कुछ क्लियर करके लिख देता है, नहीं? हाँ, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अगर पेयर दो दो का पेयर, नहीं, अगर ई इंटरसेक्शन एफ करें तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी कर लो तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ये तो अपने को पता है। अच्छा, ये हमें फाइंड करना है तो इसको क्या लिख दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट बाय जी। ये वाला फॉर्मूला क्या यूज़ करें भाई? ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी लिखेंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसा लिखोगे? बताओ। Yes, sir. कल वाले क्लास में मैंने तुम्हें बताया था जो ये रीजन पता करने के लिए, नहीं, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ ये दे रखा है जो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। मतलब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ रहा होगा, तभी तो प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा होगा। तो ये सोचो कुछ इस टाइप का होगा। एक इवेंट ये है, आप मार्क करके मुझे बताना जो ये वाला किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो क्या ये इस टाइप का होगा? ये तुम्हारा ई है, ये एफ है, ये जी है, ऐसा बोलोगे आप? यस। इंटरसेक्शन देखो तीनों में क्या कुछ है क्या? नहीं है ना? बोलो, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो अब इसके बारे में बताइए। ऐसा रीजन ढूंढना है जिसमें जी हो लेकिन ये दोनों ना हो, तो वो कौन सा रीजन होगा? जिसमें जी हो। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ मैं। कैसे बनाऊँ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसा, सबके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसा जैसा, नहीं, सही बोल रहे हो तुम। नहीं, हाँ, तब भी तो इंटरसेक्शन एक बोल दोगे, पॉइंट आ रहा है। जी, तो ऐसा रीजन आपको ढूंढना है जहां पे जी हो, एफ ना हो, ई ना हो। वो कौन सा रीजन है? ये वाला है, Yes, sir. ये वाला रीजन है। तो यानी कि इस रीजन के बारे में बोल रहा है भाई, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस रीजन को आप क्या बोलोगे? क्या ये जी इंटरसेक्शन एफ
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आ रहा है सबको? बताओ। Yes. तो इसको क्या लिख दिया जाए? क्या ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस इस वाले छोटे सा पार्ट को हटा दें? ये जो छोटू पार्ट है ये क्या है आपका? क्या ये ई इंटरसेक्शन जी है? और ये वाला पार्ट क्या है? क्या ये एफ इंटरसेक्शन जी है क्या? इसमें से माइनस कर दूं मैं ई इंटरसेक्शन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, ऐसा करोगे? बताओ, ऐसा होगा? ऐसा Yes. होगा। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ गया माइनस, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो क्या ऐसा लिख दोगे ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब जी को गायब कर दें? बताओ। यस। जी को अपन गायब कर सकते हैं। ओके, कर देते हैं। जी गायब होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई माइनस एफ होगा क्या? अगर जी गायब हो जाएगा तो क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा? तो या तो इन दोनों को अगर साथ करोगे तो आप बोल सकते हो ई कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या फिर इन दोनों को साथ करोगे तो क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देख लो कौन सा ऑप्शन में है। दोनों है क्या? नहीं, ई कॉम्प्लीमेंट माइनस यही वाला आ रहा है। चलेगा? समझ में आ रही बातें? यस। चल, हाँ हाँ बोल। हाँ जी, हाँ क्या ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इवन जी कॉम्प्लीमेंट हम लोग को दिया था। दिया था, क्या हुआ? सर हमको तो कॉम्प्लीमेंट के साथ जी दिया हुआ है, बट वो जी होल में था आई गेस। अच्छा, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना? और इसको क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ट्री डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं भाई क्या है ये। अच्छा, ये ऑफ हो गया क्या? चलो, अब इसने बोला है, बहुत आराम से सुनना, बोला है जो ए कैन अकर्स विथ ए एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब अगर अपन बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होना चाहिए? क्या सबको अगर सम करें तो वो क्या सिंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए? Yes, sir. आना चाहिए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो ये सब जो इवेंट्स है वो आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट है। ओके, ये जो दे रखा है B1 B2 से लेके Bn। अब सोचो, ये बोल रहा है जो ये सारा इवेंट जो है वो हो चुका है। हमने क्या बोला? ये जो B1 B2 B3, आराम से कहानी सुनना, ठीक है ना? अंदर जाने देना क्या मैं बोल रहा हूँ। ये सारा इवेंट हो चुका है, तो अब मुझे ये बताना है जो ये ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें ए के बारे में देखना है, अगर ये हो चुका होगा तो क्या तुम बोल सकते हो जो ए का जो पार्ट है वो कितना, ये वाला पार्ट हो चुका होगा B1 इंटरसेक्शन ए, ऐसा बोलोगे? और इस वाले में देखो, क्या ये कॉमन सा पार्ट ए का हो चुका होगा B2 इंटरसेक्शन ए, ऐसा बोलोगे? क्या ए का इस वाले में बोल सकते हो जो B3 इंटरसेक्शन ए हो गया होगा? क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही अपन लास्ट में देख लेते हैं डायरेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटरसेक्शन ए? क्या ये बातें समझ में आ रही है सबको? हाँ, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना होगा, आप बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना होगा तो आप लिखोगे जो इन सब का सम कर लो आप, जो B1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2
इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटरसेक्शन ए। आप ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, sir. ऐसा बोलोगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इंटरसेक्शन ए और आर इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लिख सकता हूँ। अब सोचो तुम्हें जो पढ़ाया गया था किसके बारे में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वहाँ पे जो तुम फाइंड किए थे बिल्कुल आराम से रिलेट करना, ठीक है ना? वहाँ पे तुमने जो लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बोलूँ ए बाय बी, तो ये किसके इक्वल लिखा था? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? ये तो तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया और इसका मतलब भी तुमने पढ़ा था। जो देखो बी एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। क्या ऐसा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? Yes, sir. ऐसा था। तो क्या तुम कह सकते हो जी यहाँ पे एक बी आर इवेंट है जो कि हो चुका है, तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो, ऐसा है? Yes, sir. ऐसा ही है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आर, तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, ऐसा लिखोगे? बोलिए। Yes, sir. ऐसा है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर जो है, क्या अपने को मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आर। क्या ये चलेगा? हाँ ना बोलो। Yes, sir. चलेगा। तो यहाँ पे अपन फिट कर देते हैं इसको। ये सब मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सब भी कहीं यूज नहीं आएगा सॉल्व करने में, बस समझ लो क्या हो रहा है। अपन तो ऐसे ही मज़े मज़े में सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन। तो इसके प्लेस पे रख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आर, आर इक्वल्स टू 1 to n। ये आ गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी और यही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। खत्म। ठीक है, चलेगा? चलेगा। मतलब एक तरह से तुम देखो, अगर इसी को अपन स्प्लिट करके लिखें, ठीक है ना, अगर इसी को अपन स्प्लिट करके लिखें मतलब सिंप्लीफाई करके, तो एक तरह से तुम यहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहे हो? अभी जो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो लिखे हो वो क्या लिखे हो तुम? क्या ए इक्वल्स टू लिखे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ऐसा वाला, फिर तुमने लिखा जो चलो B2 इवेंट हो गया तो ए का कितना पार्ट हो गया होगा भाई? यही कर रहे हो ना? Yes, sir. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय Bn, यही कर रहे हो आप। क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है। अब इस थ्योरम का हम लोग मज़ा लेते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और हमें कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका उस फॉर्मूला से चलो करना चाह रहे हो तो कर लो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ टेक्निक सीखना है कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या बोला है? बॉक्स 1 कंटेंट्स 3 रेड 7 ब्लू बॉल, बॉक्स 2 कंटेंट 6 red and 4 blue balls. A dice is rolled. If the outcome is multiple of 3, a ball is drawn from box 1, otherwise ball is drawn from box 2. What is the probability that the ball drawn is red in color? जब भी हमें टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा एक ट्री डायग्राम बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को समझना है, ट्री डायग्राम बनाना है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। क्लियर है? अब चलें क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। हाँ, तो इसने बोला है जो देखो यार ये 2 बॉक्स है, बॉक्स 1 के पास तुम कब पहुंच रहे हो? ये ट्री डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, चाहे तुम यहाँ से बना लो या फिर चलो ऐसे ऐसा,
आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले डाइस को रोल कर रहे हो। अगर डाइस को रोल कर रहे हो, अगर 3 का मल्टीपल होगा तो कहाँ पे तुम पहुँचोगे? बॉक्स 1। और अगर 3 का मल्टीपल ना हो, बॉक्स 2। तो सोचो 3 का मल्टीपल होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बताओ। चलो इसको अपन A बोल दें तो कितना होगा? 3 का मल्टीपल तो भाई 2 ही है ना, 3 और 6 है। बोलो बोलो क्या? 2/6। और 3 ना होने का प्रोबेबिलिटी 1 - 2/6। क्या 4/6 बोलोगे? ऐसा होगा? काम सबसे पहले हम लोग डाइस रोल करके स्टार्ट किए। डाइस को क्या किए? रोल किए। अगर 3 का मल्टीपल होगा बॉक्स 1 के पास पहुंचेंगे, अगर 3 का मल्टीपल ना हो तो बॉक्स 2 के पास पहुंचेंगे। क्लियर है? अब देखो तो बॉक्स 1 में जो है वो कितना रेड बॉल है? 3 रेड बॉल है। चलो ठीक है। और ब्लू बॉल कितना है भाई? 7। पीछे क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ था ना। चलो यहाँ पे इसमें बॉक्स 2 में बताओ रेड बॉल कितना है? 6। और ब्लू बॉल 4 है। एक बार देख लेता हूँ मैं, यही था ना, 3, 7, 6 और 4, बिल्कुल सही है, चलेगा। अब आपको फाइनली क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? रेड बॉल ही चाहिए ना? बोलो भाई। तो आपको चाहिए रेड बॉल। ठीक है, तो अगर रेड बॉल चाहिए तो अब देखते हैं हमें रेड बॉल क्या मिलेगा। एक तो इसके थ्रू मिल सकता है, दूसरा इसके थ्रू मिल सकता है। क्लियर है? है। तो सोचो अगर हम बॉक्स 1 के पास पहुंचे तो बॉक्स 1 से रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे? 3/10। और अगर बॉक्स 2 के पास पहुंचे तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6/10। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगा? इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो प्लस, यानी कि दो तरीके से आ सकता है, इस थ्रू आ सकता है और दूसरा इस थ्रू आ सकता है। ऐसा ही रेड मिलेगा ना हमें? बताइए, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो अब इस ब्रांच को अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? 2/6 फिर 3/10 प्लस 4/6 इंटू 6/10। क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 6 और ये कितना है? 24, यानी कि 30/60 आया। क्या ये 1/2 आंसर आएगा? हाँ। अब सोचो जैसे फॉलो करते हैं उसी टाइप का है। क्या बोले? डायरेक्ट वाला जाना तो 2 डिफरेंट पार्ट है, उसी टाइप का लगना है। हाँ, सोच लो उसी टाइप का है। 2 पाथ के थ्रू हमें ये रेड बॉल मिल सकता है, ऐसा है। अब सोचो अगर हमें उस फॉर्मूला से इसको बैठाना है तो कैसे करेंगे? कैसे करें? क्या अभी जो तुमने B1 B2 टाइप का पढ़ा था, चलो उसको दूसरे पेज पे ले चलें। ये तो हम लोग सॉल्व जो करेंगे इसी देसी तरीके से करेंगे। अब दूसरा, अगर मान के चलो तुम्हें स्कूल में दिखाना हो जो भाई अगर ये आ गया बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे? तो सोचो तुम बोलोगे जो भाई 3 का मल्टीपल हो जाए वो एक इवेंट है E1, तो उसका कितना होगा? 2/6। अब 3 ना आए वो आ जाएगा तुम्हारा 4/6, ऐसा। अब बोलोगे यहाँ से हमने पहुँच गए बॉक्स 1 के पास, यहाँ से पहुँच गए बॉक्स 2 के पास। इसमें है अपना 7 ब्लू बॉल और 3 रेड बॉल, और इसमें है तुम्हारा 6 रेड बॉल और 4 ब्लू बॉल। अब तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए? किसका प्रोबेबिलिटी? रेड कलर का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे चाहिए तुम्हें रेड कलर, यही ना? अब सोचो तुम इसको क्या लिखोगे?
तुम बोलोगे जो इवन इवेंट हो चुका है तो रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी, तो क्या तुम इसको लिखोगे, जो देखो भाई तुमको चाहिए रेड और इवन इवेंट हो चुका है, और इसको क्या बोलोगे, तुमको चाहिए रेड और इवन कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो चुका है, ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes. ऐसा बोलोगे। और इसका क्या बोल दोगे प्रोबेबिलिटी रेड आने का, ये आ जाएगा 3/10 और इसको लिख दोगे तुम 6/10। तो बोलोगे जो देखो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो आएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू E1 कॉम्प्लीमेंट को E2 लिखे हैं ना, चाहे E1 कॉम्प्लीमेंट लिख दो या फिर E2 लिख दो, तुम्हारी मर्जी, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय E1 कॉम्प्लीमेंट। अब फटाफट फिट कर दो, 2/6 इंटू 3/10 प्लस, भाई साहब ऐसा होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। सबको समझ में आया? आ गया। Yes. तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें हम लोग? Yes. हाँ, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। सेम The same question. नहीं है, करो। क्या बोले? अच्छा डिफरेंट डिफरेंट तो है, आइडेंटिकल है क्या बॉल्स? हाँ हाँ आइडेंटिकल ही है। आइडेंटिकल, से अपॉन अगर तुम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो ना, चाहे तुम आइडेंटिकल लेके सोचो या डिस्टिंक्ट लेके सोचो, आंसर वही आना है। मज़ेदार देखो कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिकल 1/2 अच्छा, क्या हमें क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना चाहिए जैसा अभी बनाए थे? इसने बोला है जो बॉक्स 1 में से एक बॉल निकालते हो बॉक्स 2 में डाल देते हो, फिर बॉक्स 2 से तुम बॉल निकालते हो, यही बोला है ना। बॉक्स 1 कंटेंट इतना इतना ये सब दे रखा है। बोला ए बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 एंड प्लेस्ड इन बॉक्स 2। नाउ इफ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर। तो क्या हमें आराम से समझना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। बॉक्स 1 में कितना बॉल है भाई? 3 रेड है और 7 ब्लू है, ठीक है। अब इसमें से क्या तुम कर सकते हो, जो तुम जो बॉल निकाल रहे हो वो क्या क्या निकल सकता है तुम्हारा? ऐसा हो सकता है जो तुम बॉल निकाल रहे हो वो रेड वाला निकल जाए, या फिर क्या हो सकता है ब्लू वाला निकल जाए, यही। 33। अच्छा देख लेते हैं अभी सॉल्व करके। अब सब अच्छे से समझो, इधर ये तुम्हारा बॉक्स 2 है, बॉक्स 2। अगर तुम इसमें से रेड बॉल निकाल रहे हो, पहले से तुम्हारा बॉक्स 2 में कितना बॉल है? 6 रेड है, रेड जो है आपका वो 6 है, और ब्लू जो है आपका वो कितना है? 4 है, यानी कि रेड आपका 6 है, ब्लू आपका 4 है। आराम से सोचो, अगर तुमने इसमें से रेड बॉल निकाला है तो बॉक्स 2 में डालोगे तो एक रेड बढ़ जाएगा, अगर ब्लू निकाले होगे तो एक ब्लू बढ़ जाएगा। बताओ, Yes, sir. ऐसा होगा। और तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें चाहिए जो यहाँ से तुम रेड निकाल रहे हो, नहीं, जो अब जो एक बॉल निकाले होंगे वो रेड कलर का मिले, ऐसा है? तो अब इसमें से तुम सोचोगे चलो इसमें से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी, इसमें से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी देख लिया जाए सब। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जब आप ट्री डायग्राम बनाना सीख लोगे ना, उस दिन मतलब उसी समय से आपका टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये बनाना तो सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ते चलो लिखते चलो, हो गया।
तो अब सोचो हमें प्रोबेबिलिटी लिख लिया जाए। तो सोचो इसमें से अगर रेड निकलेगा तो रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसमें से अगर रेड निकाल रहे होगे, 3/10, और इसमें से अगर ब्लू निकाल रहे होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा होगा, 7/10, 7/10। अब सोचो यहाँ से अगर तुम रेड निकाल रहे होगे तो अब प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 7/11, 7/11। अब इसमें से अगर तुम रेड निकाल रहे होगे तो क्या होगा, 6/11, तो अब रेड आने का प्रोबेबिलिटी यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, दोनों पाथ से मल्टीप्लाई, मतलब इधर वाले और इधर वाले को ऐड कर देंगे सॉल्व करके, कि ये 3/10 इंटू 7/11 प्लस 7/10 इंटू 6/11, ऐसा लिखोगे, बताओ। yes sir, तो ये 21 42 अपन 110 यही होगा, 3 6 110 ऐसा लिखोगे। समझ में आया, चाहे इसको उस टाइप से लिखना चाहोगे तो वैसे भी लिख देंगे, समझे क्या। यस yes, तो हमें तो सॉल्व करके आंसर लाना है, तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर। तीन बैग है आपके पास, वाइट ब्लू बॉल है इसमें। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, बैग 2, बैग 3, 0.2, 0.3, 0.5 रिस्पेक्टिवली। A ball is randomly selected. Find the probability that ball is white. सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ट्री डायग्राम बनाओगे, बताओ। डायग्राम जरूर बनाना, आदत लगेगा। अगर ऐसा होगा तो आंसर सही आएगा। सबसे सॉल्व होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या तान्या, सॉल्व हुआ तुमसे? सर कर रहे कैलकुलेशन। क्या बोले? यस सही है। अच्छा जी, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो अब सोचो यार, इन बॉक्स के पास पहुंचने के लिए तो पहले प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। 81/175। अच्छा जी, यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो। बॉक्स 1 पे पहुँचने के लिए क्या बोला है, कितना कितना है, बैग 1। अच्छा बॉक्स लिख दिया मैं, बैग लिख देना है इसको, ठीक है ना। बैग 1 के लिए कितना है भाई, 0.2 है, 0.3 और 0.5, ऐसा है। यस यस चलो बैग 1 में क्या क्या है आपका, 3 वाइट है, 2 ब्लैक है। इसमें क्या है भाई, 4 वाइट है और 2 ब्लैक है, 2 वाइट है और 5 ब्लैक है। और आपको क्या चाहिए, वाइट। आपको वाइट चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम तो बन गया। अब सोचो इससे वाइट मिलेगा, इससे वाइट मिलेगा, इससे वाइट मिलेगा, तो इससे वाइट आने का प्रोबेबिलिटी बता दो कितना है, 3/5। इससे वाइट आने का प्रोबेबिलिटी बता दो कितना है,
4/6 4/6। इससे by 7. 2/7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बता सकते हो अब? Yes. टफ है या सिंपल सा है ये? सिंपल है। 0.2 3/5 प्लस 0.3 4/6 प्लस 0.5 2/7। कितना आ रहा है आंसर? 0.4. 0.46। समझ में आ गया सबको? Yes. चलो आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इलेवन बाई 24। 11/24। यहाँ पे 2 बैग है नहीं? अच्छा जी, पढ़ते चलो, ट्री डायग्राम बनाते चलो। 2 बैग है, 2 बैग बना लो, ठीक है ना? बैग 1 बैग 2। बैग 1 में क्या है भाई? 3 आपका ब्लैक है, 4 आपका वाइट है, और इसमें 4 ब्लैक है, 3 वाइट है। 11/21। अच्छा जी, यही आ रहा है सबका? अच्छा, बोला ए डाइस इज कास्ट इफ द फेस इज 1 और 3। ठीक है, अगर 1 और 3 आ रहा है तो किस बैग के पास पहुंच रहे हो? अच्छा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 2/6। ठीक है, यानी कि 1/3। अदरवाइज अदर के लिए क्या बोल दोगे? इस वाले में कितना आएगा? 4/6 बोलोगे? Yes. ठीक है, बोला ए बॉल इज चूजन फ्रॉम द सेकेंड बैग। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल। तो आपको क्या चाहिए फाइनली? ब्लैक चाहिए? बताओ। ब्लैक चाहिए। तो अगर ब्लैक चाहिए तो क्या ये वही क्वेश्चन है? इससे ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी बता दो। 3/7। और इससे ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी बता दो। 4/7. 4/7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11/8. अब बताओ, तुम लोगों को समझ में तो आ गया ना अच्छे से? बेस थ्योरम अलग होगा, उसमें पाथ की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। जैसे ये ब्लैक आ गया तो बोलेगा जो चलो इस पाथ से आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी बता दो क्या होगा। तो क्या करेंगे? इस पाथ अपॉन टोटल कर देंगे, खत्म। बेस थ्योरम कुछ है ही नहीं। क्या बोले? इसमें क्या होगा? उस पाथ का 1/2 होगा। पाथ का प्रोबेबिलिटी? यस सर। सर इसमें क्या होगा? जैसे ये जो तुम्हें ब्लैक मिल गया, अगर ब्लैक मिल गया तो क्या ये ब्लैक तुम्हें 2 पाथ से मिल रहा है? एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है। तो अगर तुमसे पूछना चाहेगा चलो इस पाथ का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या करोगे? फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल तुमने पहले फाइंड कर रखा है, बस वही आ जाएगा। यही तुम्हारा बेस थ्योरम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ से ये बताओ इसका आंसर कितना आया? 24। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो इसको सॉल्व करो तो। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तो हो चुका है, नहीं? डी आ रहा है। ओके, और सबसे सॉल्व हुआ? बोल रहा है जो बॉक्स 1 में जो है 5 वाइट है, 2 ब्लैक है, बॉक्स 2 में 3 वाइट 4 ब्लैक है। ए बॉल इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1
and is shifted to box 2. ये आपका बॉक्स 1, ये आपका बॉक्स 2, बॉक्स 2, और फाइनली इसको क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। ऐसे ही बनाओगे ना। और बॉक्स 1 में क्या है भाई, 5 वाइट है, ठीक। अच्छा जी, ये अच्छी बात है, सबसे सॉल्व हो रहा है। और इसमें वाइट जो है वो 3 है और ब्लैक जो है वो 4 है, तो वाइट 3 ब्लैक 4। अब सोचो अगर एक बॉल शिफ्ट कर रहे होगे तो वो बॉल क्या क्या हो सकता है, या तो वाइट या फिर ब्लैक हो सकता है। तो वाइट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/7, और ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, 2/7। अब सोचो अगर तुमने इसमें से वाइट निकाला है तो क्या एक वाइट बढ़ जाएगा, और इसमें अगर ब्लैक डाले हो तो एक ब्लैक बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना, बोलो। तो अब सोचो इसमें से अगर हमें ब्लैक निकालना है तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, 4/8 आएगा। और इसमें से अगर ब्लैक तुम्हें निकालना है तो क्या ये 5 कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, 5/7, 4/8 प्लस 2/7, 5/8 कितना आ रहा है, यही 15/28। सिंपल लग रहा है ना अब सबको। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो। अच्छा डी आ रहा है, ओके, ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। एक पर्सन जो है वो घर से निकला है भाई ऑफिस जाने के लिए, या तो कार ले रहा है, स्कूटर ले रहा है, बस ले रहा है या ट्रेन ले रहा है, नहीं, और इन सब का प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है। बोल रहा है जो ऑफिस जो है वो लेट पहुंचता है, तो लेट पहुंचने का प्रोबेबिलिटी जो है, अगर वो कार लेता है तो लेट पहुंचने का प्रोबेबिलिटी क्या है, स्कूटर बस सबके लिए दे रखा है। और बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीच ऑफिस इन टाइम। तो लेट वाला है तो टाइम वाला तुम बता सकते हो, 1 - ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ट्री डायग्राम बना लें, बना लेते हैं। अच्छा जी, तो अगर वो कार लेता है तो कार लेने का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 1/7 है। तो अब बड़ा बना लेता हूँ इसको, अच्छा लगेगा। अच्छा किधर चला गया ये, आज हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं ना, नहीं। अब चलो कार का देख लेते हैं, कार का कितना है भाई, 1/7। अब उसके बाद आप बोल दोगे जो कार के बाद कौन सा है, स्कूटर है। स्कूटर तो अब दिखता नहीं है ना, स्कूटर 3/7। तुम लोग चलाए हो स्कूटर, बस स्कूटर क्या होता है यही पता नहीं है इन लोगों ने। स्कूटर होता था यार, ट्रेन 1/7।
ठीक है, अब तुम्हें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? बोला है रिच इज ऑफिस इन टाइम, यही चाहिए ना। और तुम्हें लेट का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, समझ में आ रही बात है? लेट का प्रोबेबिलिटी दे रखा है। तो अगर लेट का दे रखा है तो ऑन टाइम वाला तो तुम बता सकते हो ना। अगर ये टाइम से पहुंचना चाहे इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, तो टाइम वाला प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑन टाइम वाला। ये 2 बाय कितना है? ऑर्डर वही है ना, कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, ठीक है। तो क्या इसको 1 माइनस 2/9 लिख सकते हो ऐसा? और इसके लिए अगर तुम टाइम पे बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/9 होगा। और अगला वाला क्या हो जाएगा? इसके बारे में बता दो। अगर तुम लिखना चाहोगे यहाँ पे टाइम से पहुँच रहा है स्कूटर से, ये टाइम से, सॉरी कार से स्कूटर से, ये टाइम पे पहुँचना चाह रहा है बस से, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4/9। और यहाँ पे क्या बोलोगे? टाइम से पहुँचना चाह रहा है, इसको स्मॉल टी लिख लेते हैं, ट्रेन को, ठीक है। तो ये कितना है भाई? 1 माइनस 1/9। क्या ये क्लियर है? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? क्या ये तुम्हारा 1/7 इंटू कितना हो जाएगा? 7/9 प्लस 3/7 इंटू 8/9 प्लस 2/7 इंटू 5/9 प्लस 1/7 इंटू 8/9। क्या ऐसा लिखोगे? Yes. कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर? डी आ रहा है ना? चलो सही है। ये वाला करके दिखाओ तो, जेईई मेन का क्वेश्चन है। ये हाल फिलहाल में पूछा है, 2019 का है, करो। इसके बाद है क्या क्वेश्चन? नहीं, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सही करके दिखाना बस। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, अच्छा जी। सबसे होना चाहिए सॉल्व, टाइम दे रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है। यस सी आ रहा है। फिर ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा, चलो अब मैं सॉल्व करूं। ठीक है, क्या क्या है भाई? ये पुराना वाला क्वेश्चन नहीं है क्या अभी जो आप किए हो? तो ट्री डायग्राम बना लेते हैं। एक बोला है 5 रेड है, 2 ग्रीन बॉल है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडमली फ्रॉम द यूरिन। इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन ए रेड बॉल इज एडेड, ओके। और बोला है अगर ड्रॉन बॉल रेड होगा तो आप ग्रीन ऐड कर रहे हो, तो ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न, बहुत बढ़िया। नाउ द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन एट रेंडमली, ठीक है ना, फ्रॉम इट द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। क्या क्या करें इसमें? क्या है, 5 रेड है और 2 ग्रीन है, ठीक है ना, चलेगा। अगर तुम इसमें से रेड बॉल निकाल रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? अगर रेड बॉल निकाल रहे हो तो इसमें क्या करोगे?
ग्रीन ऐड करोगे, नहीं तो अगर रेड निकाल रहे हो तो क्या 4 रेड बन जाएगा और ग्रीन जो है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि एक ग्रीन ऐड कर दिया ना तुम, यही बोल रहा है। अगर तुम इसमें से ग्रीन निकाल रहे हो तो क्या होगा, ग्रीन निकाल लिए तो तुम्हें रेड ऐड करना पड़ेगा, यही बोल रहा है ना। बताओ भाई, चलेगा। अब बोल रहा है जो सेकेंड बॉल अब जो तुम ड्रॉ करोगे तो वो क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए। क्या ऐसे ही सॉल्व करेंगे? यस। ऐसे ही करेंगे। तो अब बताते चलिए फटाफट। तो इसमें से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/7। और इसमें से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4/7। इसमें से ग्रीन निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/7। और इससे रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6/7। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? अच्छा जी, अब तो सबसे सॉल्व हो जाएगा ना। देखो मैक्सिमम चांस है, मतलब 80% चांस है तुम्हारा क्वेश्चन जो आएगा प्रोबेबिलिटी का वो इसी थ्योरम से आएगा, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आएगा। तो आंसर कौन सा आ गया? सी ऑप्शन 32/49 चलेगा। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस थ्योरम पढ़ेंगे, ओके, कल वाले क्लास में, और कल प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो पढ़े हो एक बार रिवाइज कर लेना, और हमने बोला प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास टॉपिक वाइज, उसको सॉल्व कर लेना जहाँ तक आपने पढ़ लिया है। ओके, यस। चलो बाय।